हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारा आज का टॉपिक होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल्स किए थे जिसमें हमने पॉलीअमाइड्स की स्टडी की थी। आज हम करेंगे पॉलीएस्टर्स। अब अगर हम इसके नाम को ही देखें, पॉलीएस्टर, पॉली मीन्स तो मैनी होता है, हम सबको पता है। अब एस्टर क्या होता है? एस्टर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता है। हम एस्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RC डबल बॉन्ड O R ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अब हम एस्टर्स को कैसे बनाते हैं पहले ये देखेंगे, उसके बाद तो हम उसे पॉलीमराइज करके पॉलीएस्टर बना सकते हैं इजीली। एस्टर किससे बनते हैं? ये हमारे पास एस्टर है। जब एस्टर बनाने के लिए बॉन्डिंग किसके बीच में हुई है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, मेनली ये वाली बॉन्डिंग है इसके अंदर। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तरह से हाइड्रोलिसिस। जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? यहाँ से तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इस ग्रुप से क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो एस्टर की जब हमने हाइड्रोलिसिस की है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना है, तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा एस्टर। तो एस्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप और अल्कोहल से एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल को ये बाहर निकाल देते हैं और एस्टर बन जाता है। तो अब देखो, पॉलीएस्टर बनाने के लिए जो हम मोनोमर्स लेके चलेंगे वो भी कैसे होंगे? एक मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा और अगर कोई दूसरा मोनोमर ले रहे हैं तो उसमें अल्कोहल होगा। अगर हम एक ही मोनोमर लेके चल रहे हैं तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही मोनोमर में होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ग्रुप। तो चलो पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे पॉली इथाइलिन टरथैलेट। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, पॉली इथाइलिन टरथैलेट। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं PET। ये तो इसी से पता चल गया, P फॉर पॉली, E से इथाइलिन और T से टरथैलेट। एक और नाम भी है इसका, डैक्रोन भी बोलते हैं हम इसे, ये भी सुना हुआ नाम है काफ़ी, डैक्रोन। माइलर भी बोलते हैं हम इसे, और एक और नाम है इसका टेरिलिन। तो इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, सबका मतलब हम बनाएंगे कैसे? एक पॉलीएस्टर है और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से ही बनेगा। तो पॉली इथाइलिन टरथैलेट इसका एग्जैक्ट नेम है, केमिकल नेम PET इसी के शॉर्ट फॉर्म होगी। उसके अलावा इसके कुछ कॉमन नेम है, डैक्रोन, माइलर और टेरिलिन। तो चलो देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मोनोमर्स यूज हुए हैं। तो इसके नाम से ही हमें एक आइडिया लग जाएगा मोनोमर्स का। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है इथाइलिन और दूसरा वर्ड है टरथैलेट। और हमें क्या चाहिए? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए और एक हमें अल्कोहल चाहिए। तो इथाइलिन अल्कोहल वाले पार्ट से आए हैं, एक मोनोमर होगा इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें एक इथाइलिन यूनिट होगी CH2 और दोनों कार्बन्स के ऊपर एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये है फॉर्मूला इथाइलिन ग्लाइकोल का। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एक और बात बताई थी हमने कि जो भी मोनोमर्स होते हैं इस पॉलीमराइजेशन में वो बाई फंक्शनल होते हैं। दो फंक्शनल ग्रुप उनमें होने जरूरी हैं, तभी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो देखो इसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बाई फंक्शनल है। अब दूसरा ग्रुप रह गया है हमारे पास टरथैलेट। हमें चाहिए क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा? टरथैलिक एसिड। अब यहाँ से तो पता नहीं चल रहा कि ये, एक मिनट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टरथैलिक एसिड का एक और नाम है जिससे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमें इजीली पता चल जाएगा। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तो ये मान लो कि इसके फॉर्मूले में कुछ रहा ही नहीं है, हम इजीली इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन बनाएंगे और 1,4 कार्बन पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देंगे। ये है टरथैलिक एसिड। तो डैक्रोन या PET बनाने के लिए हमारे पास हम दो मोनोमर्स यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज इथाइलिन ग्लाइकोल और सेकंड मोनोमर होगा टरथैलिक एसिड या बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको हम पॉलीमराइज करवाएंगे। चलो देखते हैं। पहले हम
इसका डाइमर बना के देखते हैं। टरथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल के आपस में हम रिएक्शन करवाते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2OH और एक इधर से OH। अब देखो ये नॉर्मल ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये इधर क्या है, अल्कोहल। जब हम इनको मिलाएंगे आपस में इनकी रिएक्शन होगी तो वाटर बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, यहाँ से एक एस्टर। तो और तो कहीं कोई चेंज नहीं हुआ, सब कुछ हम एज इट इज रखते हैं। इधर आ गया C डबल बॉन्ड O। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से हट चुका है तो इस कार्बन के साथ क्या आ गया, ये वाला ऑक्सीजन और इसके बाद में CH2CH2OH। ये बन गया है हमारे पास इसका डाइमर। अब फिर से इधर देखो एक अल्कोहल ग्रुप है तो यहाँ क्या होगा, फिर से एक ये जो हमारा थैलिक एसिड है, टरथैलिक एसिड, ये ऐड होगा। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड होगा। इसी तरह से हम अल्टरनेटली एक एक ऐड करते चलेंगे इसमें और फाइनली जो हमारा पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा। देखो अगर पहले हम बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ये वाला एंड देखते हैं। इधर अगर इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप तो हट जाएगा और क्या आ जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल की ऑक्सीजन आएगी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O जो हमारा ग्रुप है और यहाँ तो इथाइलिन ग्लाइकोल वाली यूनिट आ जाएगी जो यहाँ भी ऐड है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, इसके बाद में C डबल बॉन्ड O ये वाली यूनिट लिखते हैं, CH2CH2। जब इथाइलिन ग्लाइकोल की ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो दूसरा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट होगी। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, सिर्फ हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो इस केस में अल्कोहल से सिर्फ हाइड्रोजन निकली है तो यहाँ से सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीजन यहाँ एज इट इज रह जाएगा। अब फिर से इधर कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट आ जाएगी तो हम ब्रैकेट लगा के N लिख देते हैं। तो ये है फॉर्मूला, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉलीइथाइलिन टरथैलेट को। अब देखो हमें ये देखना है कि यहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं। अगर हम दोनों के ही N मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं, N मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के और N मॉलिक्यूल ही अल्कोहल के, यहाँ पर हमने सिर्फ 1 मॉलिक्यूल लिए हैं। जब 1 मॉलिक्यूल हम लेके चल रहे हैं तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले हैं, एक तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से निकल गया। अब एक हाइड्रोजन इसके पास इधर है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके पास इधर है। हालांकि आपस में तो रिएक्ट नहीं करेंगे लेकिन एक और वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से बन सकता है। जब इधर दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ एक और आएगा तो इधर से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर हम एवरेज निकालें तो हम एक एक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। जब हम N मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बाहर निकलेंगे, 2N। तो हम N मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के, N मॉलिक्यूल ही इथाइलिन ग्लाइकोल के, 2N मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर निकलेंगे और साथ में हम यहाँ पे ये N की फॉर्म में लिखेंगे कि N मॉलिक्यूल इसके थे, N मॉलिक्यूल इसके थे, तो आपस में तो ये N यूनिट ही बनेगी। इस तरह से मान लो कि हमारे पास क्या है, N A मॉलिक्यूल है और साथ में N ही B मॉलिक्यूल है, तो इनसे A B पॉलीमर बन रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, दोनों N टाइम्स ही आए हैं, A B N, तो ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब इसके हम कुछ यूजेस देखते हैं। ये जो पॉलीइथाइलिन टरथैलेट है, किसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये रेजिस्टेंट टू टीयरिंग होता है। इसको फाड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, रेजिस्टेंट टू टीयरिंग, और इसी वजह से हम इसे यूज करते हैं मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाने में। जब मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स हम बनाते हैं पॉलीइथाइलिन टरथैलेट से, रीज़न क्या है कि ये रेजिस्टेंट टू टीयरिंग होता है, काफ़ी टफ होता है ये। एक और भी इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, लो मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होती है, मॉइस्चर को काफ़ी कम अब्जॉर्ब करता है ये, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इससे कुछ फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं जो वॉशेबल एंड वीरेबल फैब्रिक होते हैं। तो वॉशेबल एंड वीरेबल फैब्रिक बनाने में भी हम इसी पॉलीमर का यूज करते हैं।
अब ये यूज़ मतलब करते किस लिए हैं, लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है इसलिए हम ये वाली फैब्रिक बनाने में यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंट टू टीयरिंग है इसलिए हम इसे मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बनाते हैं। तो ये है हमारे पास एक पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पॉलिएस्टर का पॉलीइथाइलिन थैलेट। थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में, पॉलीइथाइलिन थैलेट इसका नाम होगा और इसका एक कॉमन नेम भी है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइप्टल। अब देखो जो हमने पहले वाला किया था उसमें यहाँ पे क्या आया था, पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, यहाँ पे क्या आया है पॉलीइथाइलिन थैलेट। तो मोनोमर का हमें जो भी मोनोमर्स हम यूज़ करेंगे उसका हमें थोड़ा सा अंदाजा तो लग गया कि वहाँ पर था टरथैलिक एसिड, यहाँ पे हम लेके चलेंगे सिर्फ थैलिक एसिड। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम इसके मोनोमर्स क्या हैं। एक मोनोमर तो बिल्कुल सेम है हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा यहाँ से हमें एक अंदाजा जो पहले वाला हमने किया है उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि थैलिक एसिड होगा। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि सेकंड मोनोमर में भी थैलिक एसिड हो। और थैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं और दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पर होते हैं, ऑर्थो कार्बन पे होते हैं। ये है थैलिक एसिड। अब यहाँ से क्या होता है, देखो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और यहाँ से ये एनहाइड्राइड बना देते हैं। एक CO ग्रुप इधर है और एक ये वाला ग्रुप यहाँ पे है, दोनों के पास एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरे का एक हाइड्रोजन मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे और ये बन गया हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड। और हमारा इसमें दूसरा मोनोमर यही है थैलिक एनहाइड्राइड, ना कि थैलिक एसिड। तो फर्स्ट मोनोमर इज इथाइलिन ग्लाइकोल एंड सेकंड मोनोमर इज दिस थैलिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे थैलिक एसिड क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि थैलिक एसिड खुद ही आपस में कंडेंस होकर थैलिक एनहाइड्राइड बना देता है। दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप काफ़ी क्लोज हैं। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड कैसे बनता है। जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये वाला है, R ले लेते हैं यहाँ पे, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले लेते हैं हम इधर, ये है। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरे से हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये बनता क्या है हमारे पास R। ये तो क्या था CO, C डबल बॉन्ड O है और ये वाला O सिंगल बॉन्डेड होता है OH, हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया। अब इस ऑक्सीजन के साथ देखो ऐड क्या होगा, ये वाला कार्बन C डबल बॉन्ड OR, ये एनहाइड्राइड बन गया। अगर यहाँ पर हम देखें यहाँ भी सेम है, R ग्रुप है, कोई भी R ग्रुप है, ये इधर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर भी R ग्रुप है। ये क्या है, एक साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो पॉलीइथाइलिन थैलेट में दूसरा मोनोमर होगा हमारा थैलिक एनहाइड्राइड। अब हम इन दोनों की रिएक्शन करवा के देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एनहाइड्राइड की, कि कैसे हम इसे पॉलीमर बनाएंगे। ये इधर हम लिख लेते हैं थैलिक एनहाइड्राइड प्लस में इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ से देखो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन, जो अल्कोहल है उससे तो सिर्फ हाइड्रोजन ही निकलती है, और जो अनहाइड्राइड हमने लिया है यहाँ से निकलेगी एक ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये वाली ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाता है और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो जाता है। तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर हम समझने के लिए ले लेते हैं कि एक और इथाइलिन ग्लाइकोल की यूनिट है जो इधर ऐड हो जाती है, यहाँ पर कंप्लीट हम लिख लेंगे बाद में। तो देखो एक इथाइलिन ग्लाइकोल की यूनिट से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन दूसरी इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल की यूनिट से आएगा। तो H2 बाहर निकल गया यहाँ से और साथ में बन गया क्या, ये अगर इधर हम देखेंगे तो सिर्फ एक कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ तो इसकी बॉन्डिंग हट चुकी है। अब इसके साथ में बॉन्डिंग किसकी होगी, इधर इस कार्बोनिल को हम इधर लिख लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ हम ये वाली यूनिट लिखते हैं ऑक्सीजन CH2 CH2OH, ये बन गया।
इधर हम देखते हैं, इधर से क्या आएगा फिर से C डबल बॉन्ड O, ये तो एज इट इज है। अब इसकी बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ तो है नहीं, ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर निकल गया। जो हमारे पास दूसरी यूनिट है इथाइलिन ग्लाइकोल की, वहाँ से एक हाइड्रोजन भी H2O में यूज हो चुका है, तो इस ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग होगी। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, साथ में CH2OH, ये बन गया हमारे पास। इसका डाइमर तो हम नहीं बोल सकते, अगर सिर्फ ये इतना ही होता तो हम इसे डाइमर बोलते। एक तरह से ये क्या बन गया है इसका, ट्राइमर, कि इसमें 2 यूनिट तो इथाइलिन ग्लाइकोल की हैं और 1 यूनिट है थैलिक एनहाइड्राइड की, तो ये एक ट्राइमर बन गया। जब हम इसको पॉलीमर की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पॉलीमर में हमें सिर्फ डाइमर की फॉर्म में ही लिखना होता है, क्योंकि ये वाले मॉलिक्यूल तो क्या है, फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी आ चुका है, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। जब कॉन्टिन्यूसली फिर से हम इसके अंदर एक बार थैलिक एनहाइड्राइड ऐड करेंगे और फिर से इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करेंगे, तो ये पॉलीमर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिप्रेजेंट हम इसको कैसे करेंगे, इधर है हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप से जब दूसरे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिर से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O है और इसके बाद में अटैच है इथाइलिन ग्लाइकोल वाली यूनिट। इसको हम फिर से नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ही ब्रैकेट लगा देंगे और इसको हम लिखेंगे N टाइम्स। ये बन गया है हमारे पास पॉली इथाइलिन थैलेट। एक बार फिर से देखो इसे, ये हमारे पास है थैलिक एनहाइड्राइड और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से और दूसरे इथाइलिन ग्लाइकोल की यूनिट से एक और हाइड्रोजन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। जब ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल गया तो इन दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की कमी आ गई है, तो एक कार्बन इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल की एक यूनिट के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा कार्बन दूसरी यूनिट के साथ बॉन्ड बना लेगा। जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये ट्राइमर की फॉर्म में बन गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 मोनोमर्स आपस में ऐड हो गए हैं। जब पॉलीमराइज करेंगे तो हम जो भी यूनिट है वो एक ही बार लिखते हैं। रिपीटिंग यूनिट ऐसे तो ट्राइमर की फॉर्म में चाहिए, मतलब कितने भी मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं हम बार बार, लेकिन रिपीटिंग यूनिट क्या होगी, जो ये इतनी यूनिट है, सिर्फ यही यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है यहाँ से, तो इसी को हम n आगे ब्रैकेट लगा के n की फॉर्म में लिख देंगे कि ये वाली यूनिट ही n टाइम्स ऐड होती जा रही है। अब हमें ये देखना है इसमें कि वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज हो रही हैं। जब हमने एक एक मॉलिक्यूल दोनों के ऐड करवाए, एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक तो मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्योंकि जब दूसरे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगी। तो जब हमने 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाया तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है। जब दोनों के ही हम n मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे यहाँ से n। तो ये है डिफरेंस पॉलीइथाइलिन टरथैलेट और पॉलीइथाइलिन थैलेट में। इथाइलिन थैलेट में क्या होता है, n मॉलिक्यूल्स वाटर रिलीज होते हैं और इथाइलिन टरथैलेट में 2n मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे यहाँ पे। अब इसके कुछ यूजेज और देख लेते हैं हम यहाँ पे कि पॉलीइथाइलिन थैलेट ये क्या होता है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मोप्लास्टिक की वो हमने क्लासिफिकेशन में की थी। ये एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है और जब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन बना के उसको हम इवेपोरेट करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन बनाने के बाद जब इवेपोरेट करते हैं हम इसे, तो ये एक टफ फिल्म मिलती है हमें यहाँ पे, टफ और एन फ्लेक्सिबल कंपाउंड मिलता है एक फिल्म की तरह, और जिसका हम यूज करते हैं पेंट और लैकर्स बनाने में। पेंट का तो हम सबको पता ही है क्या होते हैं, तो पेंट और लैकर्स बनाने में यूज होता है। लैकर्स क्या होते हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट पेंट होता है जो वुड और मेटल्स के ऊपर किया जाता है। तो एक तरह से ये मान लो कि पेंट बनाने में ही यूज होता है, लैकर्स भी पेंट की ही दूसरी फॉर्म है। तो ये एक बार हम इसके यूजेस देख लेते हैं कि इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में, उसको इवेपोरेट करते हैं तो एक टफ फिल्म मिलती है जो, और इसी जो टफ फिल्म है इसका हम यूज करते हैं पेंट और लैकर्स बनाने में। तो ये था हमारे पास पॉलीइथाइलिन थैलेट।
आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।